हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज आर्यन सर हियर, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन की। आज बात भी करेंगे सर सॉल्यूशन के लास्ट लेक्चर की। इसका नाम है सर वांट हाफ फैक्टर। आइए हम लोग देखते हैं सर। आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है वांट हाफ फैक्टर। एक्चुअली ये होता क्या है सर, एक बात याद रखिएगा, समझिए। फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी नीड वांट हाफ फैक्टर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कैलकुलेशन के लिए सर, यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है सर? वांट हाफ फैक्टर की। और वांट हाफ फैक्टर की बात कर ले सर, इट इज फॉर सॉल्यूट। वांट हाफ फैक्टर किसके लिए होता है सर? तो सॉल्यूट के लिए होता है। और हम लोग अगर बात करना चाहें तो वांट हाफ फैक्टर के लिए तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। किससे डिनोट करते हैं सर? हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। देखते हैं और समझते हैं सर। इस टॉपिक को हमें समझना है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें से कुछ हमें सुधार थोड़ी सी करनी होती है। और क्योंकि तब तक के लिए हम लोगों ने, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आइए मैं बात करता हूँ थोड़ा सा आपको। 1 मोल हमारे पास यूरिया है और हमारे पास 1 मोल NaCl है। हम जानना चाहते हैं सर इसमें भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है सर? 1 मोल। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना है सर? 1 मोल। और इसमें भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है सर? 1 मोल। सॉल्यूट कितना सर? 1 मोल। सॉल्यूट कितना सर? 1 मोल। हम लोग जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। तो सर 1 मोल यूरिया सॉल्यूशन, अगर मैं इसे सॉल्यूशन बना दूं और 1 मोल NaCl मैं सॉल्यूशन की बात करूं, तो दोनों में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तरह से सेम है, तो क्या दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी? तो मान के चलिए कि सर इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज x है, तो क्या इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज x होगी? तो क्या इस दोनों के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी क्या वो सेम होगी? नहीं सर, बिल्कुल सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस केस के लिए I की वैल्यू 1 आती है और इस केस के लिए I की वैल्यू 2 आती है। तब यहां पर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग लिए हैं सर 1 मोल, I की वैल्यू 1 रहने से यह 1 मोल हो जाएगा, बट इसकी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट I की वैल्यू 2 होने से सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 2 मोल। इस तरीके से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहां पे सर डिफरेंट आ रहा है। बट ये सब कैसे हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है सर? तो I पर। तो बिना I को समझे हुए, बिना वांट हाफ फैक्टर को समझे हुए सर हम लोग कभी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको मैं ये समझाना चाहा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। ये बिल्कुल सही बात है। तो क्या हम लोग यहां पर लिखते हैं 1 मोल यूरिया सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 1 मोल और 1 मोल NaCl सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 1 मोल, क्या ये सही है? तो सर 1 मोल यूरिया सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 1 मोल होगा, बट 1 मोल NaCl सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 1 मोल नहीं होगा सर। कितना मोल होगा सर? 2। ये कैसे समझेंगे हम लोग? इसलिए इस दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम नहीं आएगी। समझ गए? तो इसी चीज को हम लोग आज की तारीख में समझना है। चलिए फिलहाल इसे नोट कर लीजिए और थोड़ा हम लोग इधर देखते हैं। देखिए, तो इसका मतलब सर अगर हम लोग वांट फैक्टर के बारे में समझना चाहे तो एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं यूरिया की, तो यूरिया के लिए वांट फैक्टर की वैल्यू होती है सर 1। और वही बात मैं करूं सर NaCl की, तो NaCl के लिए वांट फैक्टर की वैल्यू क्या होती है सर? 2। अब ये कैसे होता है, हमें यही चीज को समझना है। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे हेडिंग मारते हैं, वांट फैक्टर।
तो वांट ऑफ फैक्टर की बात मैं करूं सर, तो यहां पर 3 केस पॉसिबल होता है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? तो वांट हाफ फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं सर? तो स्मॉल आई से। यहां पर टोटली 3 केस पॉसिबल है सर। वांट ऑफ फैक्टर को लेकर के हमारे पास 3 केस पॉसिबल होती है। कौन कौन सी देख लेते हैं हम लोग सर। नंबर पहला, डिसोसिएशन का केस देखेंगे हम लोग। डिसोसिएशन किसको बोलते हैं सर? जहां पर मॉलिक्यूल्स टूटता है ना आयंस में, यानी कि यहां पे मान के चलिए ए भी कोई मॉलिक्यूल्स है, बाद में वो ब्रेक कर जा रहा है ए प्लस बी माइनस में, आयोनाइज्ड हो जा रहा है। डिसोसिएशन के केस में सर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है? ज्यादा होती है। दूसरा केस हम लोग किसका देखेंगे सर? एसोसिएशन का। एसोसिएशन में क्या होता है सर? आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स, डिसोसिएशन टूटता है सर, एसोसिएशन जुटता है सर। 2A कहने का मतलब क्या सर? यहां पर एक 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, यह दोनों कंबाइन करके क्या बना रहा है मेरा सर? A2 बना रहा है। यह जुड़ गया ना, इसके लिए I की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तीसरा केस हम लोग देखना चाहेंगे सर फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में सर क्या होता है? ये हमारा आयोनाइज्ड होता ही नहीं है सर, ए से क्या हो जाता है हमारा? ए। इसके लिए हमेशा आई की वैल्यू क्या होती है? 1। अब इन्हीं चीजों को हम लोग सर बारीकी समझेंगे, फिलहाल आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए बच्चा लोग, हम लोग बात करते हैं केस 1 की फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए सर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। और इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हालांकि डिसोसिएशन के लिए जो आई आया था वो कहां से आया था? वो आया था सर केमिकल इक्विलिब्रियम से, और हमने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। और थोड़ा सा हम यहाँ पे देख भी लेते हैं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम की बात करूं तो मान के चलिए सर कि हमारे पास ए जो है वह कन्वर्ट हो गया NB में, तो 1 से कितना बन रहा है मेरा सर? N। तो सर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हुए थे M थ्योरेटिकल बाय M ऑब्जर्व, वो कितना होता है सर? 1 + n-1 इंटू अल्फा। ये n क्या है सर? यही तो n है। और इसी चीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया था सर? I। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। बारी बारी समझते हैं। हियर I क्या है सर आपका? वांट हाफ फैक्टर, VHF वांट हाफ फैक्टर है सर हमारा। और हमारा अल्फा क्या है सर? यहां पे हमारा अल्फा यहां पे है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। देखिए बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज करता है कि सर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है सर? जब हमारा कोई मॉलिक्यूल्स टूट रहा होगा आयंस में तो वहां पर अल्फा क्या होगा सर? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। किसके लिए सर? तो फॉर आयंस के लिए। यहां पे सर अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी होता है। ऐसी बात नहीं कि सर यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं हो सकता है सर। डिसोसिएशन कब सर? जब हमारा कोई मॉलिक्यूल्स ब्रेक किस में कर जाए सर? मॉलिक्यूल्स में ही। मान के चलिए NaCl को हमने पानी में डाला, वो आयनाइज्ड हो गया और वहां से हमें मिलता है Na+ और Cl-। तो वहां पर हम लोग सर अल्फा क्या लेंगे सर? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल्स जो NaCl है वो ब्रेक कर रहा है आयंस में, Na+ और Cl- में। बट वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं सर H2O की, तो वहां पे मुझे क्या मिलता है सर? H2 + O2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है सर। तो वहां पर हम लोग क्या लेते हैं सर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की जगह पे। ठीक है सर। तो ये यहां पे मैं लिख देता हूं सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए सर? तो फॉर मॉलिक्यूल्स। अच्छे से लिख देता हूं मैं। चलेगा? चलिए बच्चा हम लोग आगे बात करते हैं यहां पे। और यहां पे सर N क्या है? N मेरा है सर नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल्स।
इस चीज को याद रखिएगा सर, ये n क्या है सर, 1 मॉलिक्यूल से कितने हमारे पास आ रहे हैं। यहां पे n मेरा क्या है सर, नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल से मुझे कितने नंबर ऑफ आयंस मिलता है टूटने पे, समझ गए। चलिए बच्चा लोग हम लोग बात करते हैं, तो चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं डिसोसिएशन में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे केस बांटते चलेंगे। हालांकि हम लोग के पास में तो 3 चीज पड़ी है ना, डिसोसिएशन के लिए और एसोसिएशन के लिए। बच्चा लोग थोड़ा सा बात को समझिएगा। हम लोग डिसोसिएशन में देखेंगे सर, डिसोसिएशन, एसोसिएशन और नॉन इलेक्ट्राइट, हमारे पास 3 चीजें थी पढ़ने के लिए। किसके लिए सर, तो वाटर फैक्टर में। तो हम लोग क्या करेंगे, डिसोसिएशन में ही सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट को और इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट में भी हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट सब देखेंगे, समझ गए, बारी बारी से देखेंगे सर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर डिसोसिएशन में। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है सर, मॉलिक्यूल्स का ब्रेक करना। देखते हैं सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए केस 1, हम लोग किसका केस ले रहे हैं सर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस ले रहे हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है एक्चुअली में सर, यह ब्रेक नहीं करता, ए से ए में ब्रेक चला जाता है ना। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है सर, थोड़ा और बात को समझना चाहेंगे सर। ये क्या हमारा आयनाइज्ड होगा सर, नहीं, इट कैन नॉट बी आयोनाइज्ड इन वाटर। जब ये वाटर में आयोनाइज्ड ही नहीं होगा सर, तो यहां पर डिसोसिएशन क्या होगा सर, 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा मेरा सर, 0 हो जाएगा सर। अल्फा की वैल्यू ऑफ कोर्स 0 हो जाएगी। तो सर अगर अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई तो आई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सर, 1 + n - 1 इंटू अल्फा। पुट कीजिए सर, पुट अल्फा इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूं तो आई मेरा कितना आ जाएगा सर, 1 + n - 1 इंटू 0, तो आई मेरा क्या हो जाएगा सर, 1। इस तरीके से हम लोग अगर देखना चाहें तो हम लोग बातें को समझ सकते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स केस में सर आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हमेशा 1 होती है। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है सर, m थ्योरेटिकल बाय m ऑब्जर्व। आई की जगह पे मैंने लिखा इक्वल टू क्या सर, 1। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स m थ्योरेटिकल इधर m ऑब्जर्व इंटू 1 किसके बराबर हो जाएगा सर, m ऑब्जर्व के बराबर। आई m थ्योरेटिकल और m ऑब्जर्व को हम लोग लिखा है ना आई सर, 1 + n - 1 इंटू अल्फा, चलेगा। तो आई की वैल्यू 1 आ गई, मतलब क्या, आई की जगह पे m थ्योरेटिकल बाय m ऑब्जर्व इक्वल टू 1। m थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ थ्योरेटिकल ऑब्जर्व, कि कोई भी सर सॉल्यूट लिए हैं सर, उसका थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है सर। जब हम लोग लैब में जाते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें कुछ अधिक या कुछ कम हो जाता है सर, वो क्या कहेगा सर, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। चलिए बच्चा लोग, और एग्जाम्पल में हम लोग समझना चाहें कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जनरली होता क्या है सर, जनरली या आप कह सकते हैं सर मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का बेसिकली एग्जांपल क्या है सर, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल के लिए कह सकते हैं आप सर, लाइक एज सुगर, यूरिया, सुक्रोज, यहां पे अच्छा रहेगा सर, केन सुगर कर लीजिए, यहां पे मैंने लिखा सर केन सुगर, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, etc। तो इन सबों के लिए सर आई की वैल्यू होगी सर, वो कितनी होगी सर, 1। इसीलिए यूरिया के केस में सर आई की वैल्यू 1 ली जाती है, समझ गए। चलिए इसे नोट कर ले आप लोग। चलिए बच्चा लोग हम लोग बात करते हैं सर, इसमें केस 2 हम लोग क्या ले रहे हैं सर, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। हम लोग बात करेंगे सर इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो सर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है सर, विच कैन आयोनाइज्ड इन वाटर, जिसको वाटर में डालने पर सर वो आयंस में टूट जाए उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं सर, और जिसे वाटर में डालने पर आयोनाइज नहीं हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में भी सर हम लोग कुछ केस देख लेते हैं सर। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे सर, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं सर? जो कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए। कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया सर, इसलिए अल्फा क्या होगा मेरा सर? 100%। 100% मतलब क्या सर? 100/100 मतलब क्या? 1। तो सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1 कह सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 1 हो गया सर, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है सर? 1 + n-1 इंटू अल्फा। एन मेरा क्या है सर? नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल्स। चलिए सर यहां पुट कीजिए अल्फा के लिए 1, पुट अल्फा इज इक्वल टू 1। जैसे पुट करेंगे तो आई मेरा क्या आ जाएगा सर? 1 + n-1 इंटू 1। तो यहां से आई क्या हो जाएगा मेरे पास सर? ऑफकोर्स n। यहां से तो 1 से 1 कट जाएगा ना, 1 + n-1, तो यहां से 1 से 1 कट गया सर। आई क्या होगा मेरा सर? n के बराबर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास वांट हाफ फैक्टर जो होता है सर, वो कितना होता है सर? n के बराबर। समझ गए? ये किसके लिए हमें निकल रहा है सर? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बच्चा लोग अगर हम लोग बात करना चाहें, थोड़ा सा यहां पे समझेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में भी सर आई की वैल्यू क्या होती है सर? >1। जब इलेक्ट्रोलाइट के केस में सर डिसोसिएशन में ही जब हमारा आई की वैल्यू >1 से आ रही है, तो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी तो डिसोसिएशन के अंदर ही आ रहा है ना। तो यहां पे क्या आएगा सर? आई की वैल्यू >1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मतलब n की वैल्यू हमेशा क्या आएगी सर? 1 से ज्यादा। इसे हम लिख सकते हैं सर n >1 ऑलवेज। किसके लिए सर? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। चलेगा? तो बच्चा लोग तो यहां पे I की जगह पे क्या लिख सकते हैं सर? m थ्योरेटिकल बाय m ऑब्जर्व क्या हो जाएगा सर? >1। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? m थ्योरेटिकल m ऑब्जर्व। चलेगा? चलिए यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग सर। चलिए देखा जाए तो सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहली एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में कह सकते हैं सर, आप लेना स्टार्ट कीजिए। यहां पे आपके पास HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, ये सब ब्रेक कैसे करेंगे सर? H+ और Cl- में। HNO3 कैसे ब्रेक करेगा सर? H+ NO3- में। ये कैसे ब्रेक करेगा? 2H+ + SO4 2- में। ये कैसे ब्रेक करेगा हमारा? H+ + ClO4- में। आप आराम से यहां पे देखेंगे, यहां पे HCl का 1 मोल, यहां पे कितने आयन से ब्रेक किया है सर? 2। तो यहां पे मुझे 1 से कितना मिल रहा है सर? 2। ये 2 किसके बराबर होगा सर? n के बराबर। n की वैल्यू 2 है सर, और हम लोग जानते हैं सर I = n, इसलिए I = n क्या हो जाएगा सर? 2। HCl के I कितना हो जाएगा सर? 2। HNO3 के लिए 1 से कितने मुझे कितना मिल रहा है सर? 2। और ये 2 किसके बराबर सर? n के बराबर। और ये किसके बराबर सर? I, इसलिए HNO3 के लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 2। इसके मैं बात करूं, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितने आयन से ब्रेक हो रहा है सर? 2 और 1 3। तो यहां पे सर 1 से मुझे कितना मिल रहा है सर? 3। ये 3 किसके बराबर सर? n के बराबर, इसलिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 3। I तो n के बराबर होता है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। एक मॉलिक्यूल्स HClO4 का सर कितने ब्रेक कर रहा है सर? 2 आयंस में। तो 1 से मुझे कितना मिला सर? 2, इसलिए n कितना? ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? n को। और न्यूमेरिकली हम लोग देख चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में I की वैल्यू n के बराबर होती है, इसलिए HClO4 में I की वैल्यू कितनी आएगी सर? ऑफ कोर्स 2। दूसरी हम लोग बात करेंगे सर स्ट्रॉन्ग बेस की। उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे सर स्ट्रॉन्ग बेस में। हम लोग एग्जांपल में क्या समझ सकते हैं? ऑफ कोर्स KOH, NaOH, BaOH का होल 2 और AlOH का होल 3।
तो यहां से भी हम लोग समझेंगे KOH कैसे ब्रेक करेगा, K प्लस OH माइनस में। ये कैसे ब्रेक करेगा सर, Na प्लस OH माइनस में। ये कैसे ब्रेक करेगा, Ba2 प्लस 2OH माइनस में। ये कैसे ब्रेक करेगा हमारा Al3 प्लस 3OH माइनस में। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, 1 से मुझे कितना मिल रहा है सर, 2। तो I की वैल्यू पे क्या होगी सर, 2। 1 से मुझे कितना मिल रहा है सर, 2, इसलिए I की वैल्यू क्या होगी सर, 2। I क्या है सर, N के बराबर आया ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो यहाँ पर I किसके बराबर है, N के बराबर। और N मेरा क्या था सर, एक मॉलिक्यूल्स कितने आयंस में टूट रहा है सर, तो 2 आयंस में टूट रहा है, इसलिए N की वैल्यू 2 हो गई सर। I की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल्स किस में टूट रहा है, 2 1 3, इसलिए यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 3। यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो जाएगा सर, एक मॉलिक्यूल्स कितने ब्रेक कर रहा है सर, 1 और 3, कितना हो जाएगा सर, 4। चलिए तो बच्चा लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग देखेंगे तीसरा केस। तीसरा केस हमारा होगा ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए। सॉल्ट जो होता है हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है सर। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि NaCl आपका हो जाए Na2SO4, या फिर सर K4FeCN का होल 6। ये सब के सब क्या है सर, सॉल्ट। इन सबों की मुझे निकालनी क्या है सर, वांटा फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, जब इसे पानी में डालेंगे तो ये कैसे टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस। ये कैसे ब्रेक होगा सर, 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ये कैसे ब्रेक होगा सर, 4K प्लस प्लस। ये क्या है सर, केटाइनिक पार्ट। ये क्या है सर, एनाइनिक पार्ट। ये कैसे हमारा ब्रेक होगा सर, FeCN का होल 6। जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो यहाँ क्या होगा सर, 4 माइनस, ताकि न्यूट्रल हो जाए ना। यहाँ पर नेट चार्ज क्या है सर, 0। तो टूटने पर भी सर टोटली हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे सर, टोटली का सम क्या होगा सर, न्यूट्रल होना चाहिए हमारा सर। तो 4K प्लस प्लस चार्ज यहाँ पे क्या आएगा सर, एनायन में चार्ज, नेगेटिव का माइनस, चलेगा। इसी तरीके से तोड़ता है ना। यहाँ देखिए सर, 2 प्लस और 2 माइनस, क्योंकि इस पे नेट चार्ज क्या है सर, 0। यहाँ पे हमारा वांटा फैक्टर क्या आएगा, ऑफकोर्स ये कितना मोल हमारे पास सर, 1 से मुझे कितना मिल रहा है, एक इसका, टोटली 2। वांटा फैक्टर इसका क्या होगा सर, 2। यहाँ पे 1 मोल्स मुझे कितना मिल रहा है सर, 2 और 1, यहाँ 1 है ना। 1 से मुझे कितना मिल रहा है सर, 3, तो यहाँ I कितना हो जाएगा सर, 3। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सर क्या होता है, I का वैल्यू N के बराबर होता है ना। यहाँ पे सर इसका 1 मोल मुझे कितना दे रहा है सर, 4 और 1 5, तो 1 मोल मुझे कितना दे रहा है सर, 5, तो यहाँ पर I कितना आएगा सर, 5। तो इन सबों को निकालने का हमारे पास ट्रिक क्या है सर, देखिए, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में सर क्या होता है, I के वैल्यू N के बराबर होता है सर। मुझे निकालना है सर N। मान के चलिए कि आपके पास जो कोई मॉलिक्यूल्स है दिया हुआ, उस मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेट क्या लिखा हुआ है सर, AXBY। यही AXBY ही ना हमारा ब्रेक करता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए बात करते हैं सर Al2SO4 का सर होल 3। यहां पर ये जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, A को। ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, X को। SO4 क्या मेरा है सर, B, और 3 मेरा क्या है सर, Y। कैसे ये ब्रेक होगा सर बोलिए तो 2Al, मुझे चार्ज नहीं पता होता है। एलिमेंट पे चार्ज कितना होता है सर, 3 प्लस प्लस। सल्फेट कितना है सर, 3 है ना, तो 3SO4 2 माइनस। नेट चार्ज देखिए सर, 3 2 6 प्लस 3 2 6 माइनस। बात समझ में आ रही है सर। एल्यूमिनियम पे जो चार्ज आएगा सर वो SO4 वाला का, ये कैसे ब्रेक होगा होता है सर आपके ख्याल से, तो XA
ये प्लस देना है तो y वाला जाएगा इसमें प्लस चार्ज, प्लस b का क्या है सर y, और इस पे माइनस चार्ज कितना आएगा सर x। इस तरीके से टूटता है ना, तो आपके पास n क्या होता है सर, ये x और ये y, तो x प्लस y। तो आप डायरेक्टली सर अगर मुझे ये दिया हुआ है ax by, तो इस केस के लिए अगर आपको n निकालना है तो n आपको क्या हो जाएगा सर x प्लस वाई डायरेक्ट। और ये किसके बराबर आपका होगा सर i के बराबर, क्योंकि n ही मुझे क्या दे रहा है सर i दे रहा है ना। तो इस तरीके से मुझे अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स मिले सर स्ट्रांग रहे वो, तो उसकी वांट फैक्टर i कैसे निकालेंगे, Al2SO4 का होल 3 दिया हुआ है सर। इसके लिए डायरेक्टली अगर हम लोग i निकालना चाहते हैं कितना होता है सर, x कितना है सर 2, y कितना मेरा है सर 3, कितना हो जाता है सर 5। आई बात समझ में सर, ऐसे आप निकाल सकते हैं सर, इसको नोट कर ले आप लोग। इरेज करो मैं। देखिए स्टार्टअप में मैं आपको समझाया था कि इसका यूज क्या है, वांट फैक्टर का यूज क्या है सर। हमारे पास हमारे मन में क्वेश्चन आया था ना कि वांट फैक्टर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है सर। तो मैंने वो कहा था सर कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की अगर आप न्यूमेरिकल निकालना चाहते हैं सर, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर वांट फैक्टर के लिए। अब उसी एग्जाम्पल को हम लोग वापस रिपीट करते हैं, थोड़ा सा कुछ याद करते हैं सर। हमने आपके सामने सर लिया था 1 मोल यूरिया और हमने कहा था 1 मोल NaCl, तो क्या दोनों की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी। तो हम लोग घबरा जाते हैं सर, देखते हैं कि यहाँ पर अमाउंट है सर 1 मोल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर 1 मोल को, और ये 1 मोल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर अमाउंट को। तो देखते क्या है सर कि दोनों के अमाउंट हमारे पास सेम है, क्या है सर सेम, इसलिए इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट था, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना। कैसे सर, क्योंकि हमारे पास यहां पर अमाउंट सेम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा सर, तो 1 मोल यूरिया के लिए आई की वैल्यू कितना होती है सर 1, जबकि आपने NaCl के लिए सर आई की वैल्यू कितना निकाला है सर 2। तो सर अमाउंट तो आई पर भी डिपेंड करता है ना, तो आई क्या दोनों का सेम है, नहीं है सर। तो कभी भी सर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। आई मेरा क्या है सर सेम नहीं है, इसलिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी सर डिफरेंट। चलेगा, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट केस हम लोग देखते हैं सर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया सर, हमने सर डिसोसिएशन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट केस देखा सर, इसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट पकड़ा, इलेक्ट्रोलाइट में हमने पकड़ा सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम बात किसकी करेंगे सर, बी नंबर वीक इलेक्ट्रोलाइट की। देखिए सर वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग कैसे निकालेंगे वांट फैक्टर, इसके लिए हम लोग आई को सर कैसे कैलकुलेट करें, ये मेरे मन में क्वेश्चन है सर। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, आई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आई का हमारे पास फॉर्मूला होता है सर 1 + n-1 इंटू अल्फा। डिसोसिएशन के केस और एसोसिएशन का केस देखा जाता है। डिसोसिएशन के लिए आई इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास मिला है 1 + n-1 इंटू अल्फा। डिसोसिएशन में आई इक्वल टू हमें क्या मिला है सर 1 + n-1 इंटू अल्फा। चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो सर, सब में इस्तेमाल करेंगे ना, कोई दिक्कत। बस फर्क ये पड़ता था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सर 100% डिसोसिएट हो रहा था सर, इसलिए हमारे पास अल्फा वैल्यू क्या थे सर 100%, यानी कि अल्फा वैल्यू 1 आई थी। वीक इलेक्ट्रोलाइट सर क्या कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, नहीं सर, नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, इसलिए अल्फा मेरा क्या होगा सर नॉट 100%। अगर 100% नहीं है सर तो कभी भी सर 1 इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सर अल्फा जो होता है सर वह कहाँ से कहाँ तक होता है सर 0 से 1 के बीच में, समझ गए। तो सर आप अल्फा की वैल्यू आपको दिया रहेगा सर क्वेश्चन में, आप पुट करें और आई आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल से बात करता हूं, अब हम जानना चाहते हैं क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी सर आई > 1 होगा। सर डिसोसिएशन के अंदर ही हम लोग ले रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसके लिए भी सर आई की वैल्यू क्या होगी सर 1 से ज़्यादा होगी। कैसे सर, आप देखिए
n-1 इंटू अल्फा, यही वैल्यू को तो हम लोग एडिशनल कुछ करना कुछ कर रहे हैं सर 1 में, इसलिए इसमें i की वैल्यू क्या होगी सर ग्रेटर देन 1, तो इसमें भी सर क्या होगी m थ्योरेटिकल m ऑब्जर्व ग्रेटर देन 1, इसलिए m थ्योरेटिकल ग्रेटर देन m ऑब्जर्व किसके लिए हमारे सर, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लें, पहली तरफ नोट कर लें सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी I की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, क्यों सर, क्योंकि 1 प्लस ये क्वांटिटी है ना हमारे पास, अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच कुछ ना कुछ आएगी सर, तो ऐड ही तो करेंगे। और हमारे यहाँ पे n क्या है सर, हियर n क्या है सर, तो हम लोग n पहले ही बात कर चुके हैं सर। यहाँ पे जो n हमारा होता है सर वो क्या होता है सर, नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल्स। डिसोशिएट होने पर सर कितना आयंस मुझे मिल रहा है, चलिए इसे नोट कर ले आप लोग। तो सर हम लोग जानना चाहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल सबसे पहले वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल सर वीक एसिड, जैसे कि लाइक एस HCN CH3COOH H2S etc। चलेगा सर। इस पे क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा सर, तो हमने सर आपको एग्जांपल के लिए समझाया कि 0.1 मोलर HCN डिसोसिएट या फिर इज आयोनाइज्ड इन वाटर इज 30%। देन कैलकुलेट I। हमारे पास क्या मिला है सर, 0.1 मोलर HCN को आयनाइज्ड किए हैं सर वाटर में, तो कितना आयनाइज्ड हुआ है सर वो 30%। अब क्या कैलकुलेट करना है सर, I कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकालेंगे, आइए थोड़ा मतलब समझते हैं। देखिए सर इसमें कंसंट्रेशन का कोई भी रोल नहीं होता है, कंसंट्रेशन यहाँ पे सर कोई भी रोल नहीं होता है। तो आप HCN कैसे ब्रेक करेगा मेरा H प्लस और Cn माइनस, तो यहाँ पे सर 1 मोल जो हमारा है यह टूट के मुझे कितना देगा सर, ऑफकोर्स 2। तो यहाँ पर n की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है 2 सर। कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है सर 30%, तो अल्फा मेरा कितना है सर 30%, मतलब 30/100 मतलब सर कितना 0.3। तो मुझे अल्फा कितना मिल गया है सर 0.3, पुट कीजिए। I इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है सर 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते चले, n यहाँ पे कितना आया है सर 2, तो यहाँ पे सर 2 पुट कर दें इंटू अल्फा मुझे कितना मिला है सर 0.3, यहाँ पुट कर दे 0.3, सॉल्व करें सर कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 में गया 1 1 इंटू 0.3 कितना आया सर 1.3। तो आप देखिए I की वैल्यू 1.3 है, तो यहाँ पर देखिए I ग्रेटर देन 1 है कि नहीं 1 है सर, I की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कभी कभी सर क्वेश्चन में फंसाने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से देता है। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो मान के चलिए सर H2SO4 के केस में देता है हमारे पास, H2SO4 हो जाए चाहे K4FeCN6 हमारे पास जो होल 6 हमारे पास में था, वो सब किसका एग्जाम्पल था सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल था ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा की वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग सर है 1। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन ऐसा दे दें कि 0.2 मोलर H2SO4 इज 98% या फिर 90% आयनाइज्ड इन वाटर, देन कैलकुलेट I। आप H2SO4 के लिए I की वैल्यू निकाल चुके हैं सर, कितना निकाले थे I की वैल्यू सर, n के बराबर था, और n यहाँ पे कितना होगा सर ऑफकोर्स 2, और SO4 कितना मेरा यहाँ पे है सर 1, 3 आएगा ना। I की वैल्यू किसके बराबर है सर 3 के बराबर, क्या यहाँ पे 3 आएगा, देखते हैं सर हम लोग। आप यहाँ पर H2SO4 को ब्रेक करें, कैसे ब्रेक होगा सर 2H प्लस
प्लस क्या सर SO4 2 माइनस। अब हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम लोग देखेंगे और वहाँ पे n की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे सर? x और y से। तो वैसे भी सर यहाँ से 1 है ना आपके पास, कितना मुझे मिल रहा है सर? 2 और यहाँ 1 3। ये किसके बराबर है सर? n के बराबर। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सर H2SO4 हमारा। जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए n की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू तो होती है ना I की। तो क्या यहाँ पर I = 3 लिख दें हम लोग? तो क्या I = 3 होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स रहे चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रहे सर, जब आपको दिया हुआ है सर यहाँ पर परसेंटेज आयनाइज्ड सर, तो आप इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट करें, मतलब कि इसको आप ऐसे न्यूमेरिकल्स बनाएं। यहाँ पर आपको अल्फा कितना दिया हुआ है सर? 90%। तो आप यहाँ पे अल्फा वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन में मेंशन दे दिया है तो हम लोग इसको ऐसे ट्रीट करना बंद कर देंगे। समझ गए? कंसंट्रेशन का यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं। तो कैसे निकालेंगे सर हम लोग? बिल्कुल निकालेंगे। तो यहाँ पर अल्फा कितना हमको दिया हुआ है सर? 90%। 90% मतलब कितना सर? 0.9। तो निकालें। I = फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 + n-1 इंटू अल्फा। n की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 3। पुट कर दो 3 सर। 3 - 1 इंटू अल्फा कितना मेरे पास है सर? 0.9। सॉल्व कर दें। देखिए तो 1 + 3 - 1 2 2 इंटू 0.9 1.8 कितना आएगा सर? 2.8। I कितना आया सर? 2.8 नॉट 3। ये मेरा क्या है सर? सही आंसर है। चलेगा? चलिए इधर नोट कर ले सर। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और करते हैं। इधर मैं इरेज करूं। आपके पास एक क्वेश्चन और है। हमने सर क्या लिया? 0.1 मोलर K4FeCN का होल 6 is 98% ionized. Then calculate I। कैसे निकालेंगे सर? तो बिल्कुल इसमें भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे। K4FeCN का होल 6 जो हमारे पास में है, ये हमारे पास में है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बट जब आपको क्वेश्चन में सर डिसोसिएशन की वैल्यू दे जाए, यानी कि अल्फा की वैल्यू दे दी सर, तो वहाँ पे अल्फा वैल्यू आप लोग 1 नहीं लेंगे। अगर मुझे ये नहीं दिया रहता तो हम लोग इसको कैसे ट्रीट करते हैं सर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह ट्रीट करते हैं। बट जैसे ही सर आपको अगर परसेंटेज डिसोसिएशन दे चुका है, मतलब कि आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि अल्फा मेरा कितना परसेंट है सर? 98%। तो आप यहाँ पे 100% कैसे ले सकते हैं? कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कितना वैल्यू इसकी आएगी सर? 0.98। तो और K4FeCN का होल 6 हमारे पास में अवेलेबल है। तो इसके लिए हमारे पास n कितना आएगा सर? ऑफ कोर्स सर x + y। x मेरा कितना है सर? ये। यहाँ पे y कितना है सर? 1। तो 4 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। चलिए I निकाल लीजिए आप लोग। 1 + n-1 इंटू अल्फा। यहाँ पुट कर दे सर आप लोग। कैसे पुट करेंगे? 1 + n कितना है सर? 5 - 1 और अल्फा की वैल्यू कितनी आई है सर? 0.98। चलिए सॉल्व कर ले, जो आएगा वो क्या हो जाएगा मेरा सर? आंसर। ठीक है, इसको नोट कर ले आप लोग सर। चले बच्चा नेक्स्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अभी हम लोग बात किसकी कर रहे थे सर? वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं ना सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का दूसरा एग्जांपल हमारे पास में आता है वीक बेस। वीक बेस में हम लोग कह सकते हैं जैसे कि लाइक एज NH4OH। पायरिडीन ले सकते हैं आप सर। पायरिडीन क्या होता है? C6H5N, इसे हम लोग पायरिडीन बोलते हैं। और एनिलीन C6H5NH2, ये हमारा क्या है सर? एनिलीन है बच्चा। ये सब किसके एग्जांपल है सर? वीक बेस के। इसे भी कैसे बनाएंगे? तो जैसे कि वीक एसिड के लिए बनाए थे वैसे हम लोग वीक बेस का भी बनाएंगे। एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। इसके लिए भी आई कैसे निकालेंगे सर? 1 + n-1 इंटू अल्फा। और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपको दी रहेगी सर किसके बीच में सर? 0 से
1 के बीच में। ठीक है, आपको पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग हैं। मान के चलिए 0.2 मोलर NH4OH is ionized in water as 5%. Then calculate I. I कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? कैसे करेंगे सर? इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपके पास अवेलेबल क्या है सर? NH4OH। इसके लिए I कितना आएगा? तो सर x प्लस वाई, ऑफकोर्स x4, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सर? y की वैल्यू, तो 4 प्लस वाई, सॉरी n, ये n क्या आएगा मेरे पास सर? 4 प्लस 1 x प्लस वाई, n कितना आएगा मेरे पास सर? 5। कैसे सर? इसको आप ब्रेक भी कीजिए ना सर। कैसे ब्रेक करेंगे आप लोग? ओह सॉरी, यहाँ पे सर थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा समझ लिया आप लोग अच्छे ढंग से। NH4OH यहाँ पे सर ये NH4 ये टूटता कैसे है? NH4 प्लस और OH माइनस, तो मुझे एक से कितना मिल रहा है सर? 2 ना मिल रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक मोल, एक और एक से मुझे कितना मिल रहा है सर? 2। ये किसकी वैल्यू होगी सर? n की। तो यहाँ पे, और अगर आप n निकालना चाह रहे थे तो यहाँ पे ये मेरा क्या है सर? a, यहाँ पे ना है x कितना है सर? 1। ये क्या है? b, यहाँ पे ना है y सर। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा मेरे पास सर? ऑफ कोर्स 2। ऐसे भी निकालेंगे। तो NH4 में मैंने 4 यहाँ पे गलती से ले लिया था। तो चलिए बच्चा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हैं, आपको मिल चुका है। अल्फा कितना परसेंट आपको दिया हुआ है सर? 5%। मतलब कितना सर? 5/100, मतलब 0.05। निकाल लीजिए सर। I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। 1 प्लस n मेरा कितना है सर? 2 माइनस 1 इंटू 0.05। सॉल्व कर लें। 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा सर? 0.5 ही आ जाएगा ना। 1 इंटू 0.05 सर, 0.05, 1.05 आंसर I की वैल्यू। चलिए इसे नोट कर ले आप लोग। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर? एसोसिएशन। एसोसिएशन के लिए हम लोग सर यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं I को। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? तो देखते हैं। वैसे हम लोग इस बात को भली भांति समझते हैं कि एसोसिएशन में I की वैल्यू कितना होता है सर? लेस देन 1। और इसमें होता क्या था सर? एसोसिएशन में हमारे पास क्या होता था? मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते थे ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2A से क्या बन रहा है हमारा सर? A2। ये क्या कहलाता है सर? डाइमर। क्या कहलाता है हमारा ये सर? डाइमर। और अगर 3A से क्या बन जाए सर हमारा? A3। ये क्या कहलाएगा सर हमारा? ट्राइमर। इसी तरीके से n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाए और AN बन जाए सर, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? पॉलीमर। यहां पर n की वैल्यू जो होती है सर वो यहां से डिफाइन होती है। ये मुझे क्या दे रहा है सर? n दे रहा है। तो इस अकॉर्डिंग यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 2। इसमें हम लोग यहां पर n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके ना एक मॉलिक्यूल्स बना रहा है। डायमर में क्या होता है सर? 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके सर एक मॉलिक्यूल्स बना रहा है सर। ट्राइमर में क्या होता है सर? 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके सर एक मॉलिक्यूल्स बना रहा है। पॉलीमर में क्या होता है सर? n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके सर एक बना रहा है सर। तो ये क्या है सर? n। यहाँ पे ये क्या है सर? n ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 3। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है सर? n। समझेंगे बात को हम लोग? तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पर, अब समझिएगा, थोड़ा मैं फॉर्मूला को डिराइव करना चाहता हूँ। तो I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये किसके लिए फॉर्मूला था सर? फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में अल्फा क्या था सर? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। हियर अल्फा क्या था सर? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। हम लोग जानना चाहते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है सर? मॉलिक्यूल्स तो आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो यहां पे देखिएगा सर,
n मॉलिक्यूल्स, यहां पर आप एक नॉर्मल ये कंडीशन देखिए सर ना, n मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट किस में हो रहा है सर, एक मॉलिक्यूल्स में। जो आपके पास Na से हमारे पास क्या मिला An, यहां पर n मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, एक मॉलिक्यूल्स में। तो एक से कितना में जाएगा सर, 1/n। अरे भाई यही तो हमारा क्या है सर, नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल से आया ना, फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल्स। और इस फॉर्मूले में जो n है सर वो यही तो है, इस फॉर्मूले में जो n है वही ना है। यहां पे n क्या है सर, नंबर ऑफ आयंस। अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे आपके पास n क्या है सर, नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास एसोसिएशन में एक मॉलिक्यूल से कितने नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं सर, 1/n। तो यहां पर n की जगह पे क्या पुट करेंगे सर, 1/n। इसलिए I इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, 1 + 1/n - 1 इंटू, यहां पे क्या कर ले सर आप, बीटा। समझ गए। यहां पर जो n पुट करते थे वो n क्या होता था, नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल्स। डिसोसिएशन में टूटता था, एक मॉलिक्यूल से n मॉलिक्यूल्स मिलता था। एसोसिएशन में n मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल मिलता है। तो एक से मुझे कितना मिलेगा, 1/n। तो एक मॉलिक्यूल से मुझे कितना मिल रहा है सर, 1/n मिल रहा है, चलेगा सर। और यहां पे बीटा क्या है सर, हियर बीटा इक्वल टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन, चलेगा। चलिए इसे नोट कर लिया आप लोग। तो बच्चा लोग हमारे पास क्वेश्चन है, समझिएगा। एसिटिक एसिड थोड़ा सा जानते हैं, एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड की सर खासियत क्या होती है सर, जब इसको हम लोग डालते हैं बेंजीन में तो यह डायमर बनाता है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास सर क्वेश्चन क्या है सर, एसिटिक एसिड इज डायमेराइज्ड इन बेंजीन अप टू 30%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आई। आई आपको निकालना है सर, कैसे निकालेंगे थोड़ा समझेंगे बात को। देखिए सर एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा हम लोग कंसेप्ट को समझ लेते हैं। एसिटिक एसिड को जैसे ही बेंजीन में डालेंगे सर वो डायमेराइज्ड हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तो सर एक बात मुझे बताइए आप, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है सर, CH3COOH। आपने इसको बेंजीन में डाला सर, चलेगा। और एक जो हमारे पास एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल्स है, दूसरे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ जाता है सर, इसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सर, यहां पे ये क्या है सर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपके पास में ये जो मिल रहा है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल्स, ये जो टोटली बना इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, डायमर। तो ये इसे जब बेंजीन में डालेंगे सर तो ये कितना परसेंट डायमेराइज हो रहा है सर, 30%। तो इसका मतलब जुड़ रहा है ना, डायमर बन रहा है सर, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो डिग्री ऑफ ये क्या है सर, एसोसिएशन कितना मुझे दिया हुआ सर, 30%। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू 1 + 1/n - 1 इंटू बीटा। तो बचा लो इस केस में डायमर हमारे पास है तो n कितना होगा 2, और बीटा हमारे पास कितना मिला हुआ है सर, 30%। इसका मतलब कितना सर, 30/100। इसका मतलब कितना सर, 0.3। यहाँ पुट कर दीजिए, I इक्वल टू 1 + 1/n कितना हो जाएगा सर, 2 - 1 इंटू 0.3। सॉल्व कर इसे, देखिए कितना आएगा सर, ऑफकोर्स 1 प्लस, यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस में ना, -1/2 इंटू 0.3। सॉल्व करें और बताइए इसका वैल्यू कितना आ रहा है सर, देखिए तो 1.5। इसे कटाएंगे तो 1.5, यहाँ क्या आएगा सर 0.15, 0.85।
आ जाएगा ना। तो देखिए तो सर आई की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। तो सर एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा क्या आती है सर, 1 से कम आती है। चूंकि आई लेस देन 1, इसलिए एम थर्टिकल बाय एम ऑब्जर्व, आई की जगह पे मैंने पुट किया लेस देन 1, इसलिए एम थर्टिकल लेस देन क्या आएगा सर, एम ऑब्जर्व। चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। चलिए इरेज करता हूं सर। अभी तक हम लोगों ने सर आई को देखा था वांट फैक्टर को सर एम थर्टिकल बाय एम ऑब्जर्व के तौर पे। अब इसे हम लोग सर मोल से जानना चाहते हैं थोड़ा सा। तो बच्चा लोग I इजक्वल टू एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है। अब समझेंगे हम लोग बात को। चूंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है सर, डिपेंड्स अपॉन एन। एन यहां पे क्या है सर, नंबर ऑफ मोल्स। इसलिए I इजक्वल टू मैं यहां पे लिख सकता हूं सर ऑब्जर्व्ड मोल बाय थ्योरेटिकल मोल लिख सकता हूं मैं। और वैसे भी अगर आप जानना चाहते हैं तो एम थ्योरेटिकल बाय एम ऑब्जर्व इजक्वल टू आई आ रहा था, और एन इजक्वल टू वेट बटा मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से एन क्या है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो अगर ऊपर में थ्योरेटिकल है सर, तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। इसलिए एम थ्योरेटिकल जहां पे क्या लिखेंगे हम लोग सर, एन ऑब्जर्व बाय एम ऑब्जर्व जहां पे क्या लिखेंगे हम लोग सर, एन थ्योरेटिकल इजक्वल टू आई। आ जाएगा ना, चलेगा। इसलिए I इजक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, एम थ्योरेटिकल बाय एम ऑब्जर्व इजक्वल टू मोल से में लिखना है सर, तो थ्योरेटिकल जब क्या मोल लिखेंगे सर, ऑब्जर्व बाय एन थ्योरेटिकल। चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। आइए हम लोग तो आगे देखते हैं सर इसमें। अब यहां पर जो हमारे पास दिया गया है थ्योरेटिकल मोल्स ऑब्जर्व मोल, ये क्या होता है। आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में n दिए रहेंगे सर, वो दो भाग में दिए रहेंगे सर। एक होता है सर थ्योरेटिकल मोल, और एक क्या होता है सर, ऑब्जर्व्ड मोल। थ्योरेटिकल मोल क्वेश्चन में आपको सर गिवन रहेगा, और ऑब्जर्व्ड मोल्स कहने का मतलब क्या हुआ सर, पानी में जाने के बाद कितना मोल मेरे पास बच रहा है, समझे। डिसोसिएट होने पे सर मुझे कितना मोल मिल रहा है, ऐसे निकालते हैं। हालांकि इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास में और भी तरीके हैं, वो हम लोग देख सकते हैं सर। आप आई से भी निकाल सकते हैं। आई इजक्वल टू आपके पास फॉर्मूला क्या है सर, एन ऑब्जर्व बाय एन थ्योरेटिकल। तो यहां से आप एन ऑब्जर्व इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, आई इंटू एन थ्योरेटिकल। यहां से आप ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। चलेगा, चलिए हम लोग इससे कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं सर, इसे नोट कीजिए। इरेज करूं मैं। अब समझिएगा सर, कभी कभी हमें क्वेश्चन में पूछता है कि ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाए। हालांकि आपको बस तरीका पता है सर कि आप आई से निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि आपके पास मिला हुआ है 1 मोल यूरिया, और इधर हमने लिया है सर 1 मोल NaCl। तो यहां पे 1 मोल यूरिया, ये तो गिवन है सर, ये क्या है सर, गिवन मोल। तो गिवन मोल ही सर क्या होता है सर,
थ्योरेटिकल मोल। तो यहाँ पे जो आपके पास n थ्योरेटिकल है सर, वो मुझे कितना मिला है सर 1। मुझे चाहिए क्या, n ऑब्जर्व। और यहाँ पे भी सर ये क्या है सर, गिवन है ना हमारे पास, n गिवन कितना है सर 1। तो n गिवन किसके बराबर सर, n थ्योरेटिकल के बराबर, इसलिए n थ्योरेटिकल कितना हो जाएगा मेरे पास 1। यूरिया के लिए सर, फॉर यूरिया I की वैल्यू कितनी होती है 1, और I इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n ऑब्जर्व्ड बाय n थ्योरेटिकल, इसलिए यहां से n ऑब्जर्व कितना हो जाएगा सर I इंटू एन थ्योरेटिकल, और I मेरे पास कितना है सर 1 इंटू एन थ्योरेटिकल। तो यूरिया के केस में सर हमारे पास ऑब्जर्व मोल जो है वह थ्योरेटिकल मोल के बराबर मिल रहा है। तो इसका मतलब साफ है सर, यह मेरा क्या है सर, हमारे पास ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। NaCl की मैं बात करता हूं, तो हम लोग समझना चाहेंगे। तो यहां पर NaCl के लिए I की वैल्यू कितनी होती है सर 2, जानते हैं ना, Na प्लस Cl माइनस कितना हो जाएगा सर 2 हमारे पास I के लिए। तो इसके लिए n ऑब्जर्व बाय n थ्योरेटिकल इक्वल टू I। तो यहाँ से n ऑब्जर्व इक्वल टू I इंटू एन थ्योरेटिकल। I मेरे पास कितना है सर 2 इंटू एन थ्योरेटिकल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 2। हालांकि n थ्योरेटिकल आपको कितना दिया हुआ सर 1, यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए सर। तो ऑब्जर्व मोल कितना आपके पास आ जाएगा सर 1, यहाँ पे सर 1 पुट कर दीजिए। तो n ऑब्जर्व कितना आ गया पास गया सर 2। तो मान के चलिए सर कि यूरिया के लिए अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, इसका Cp क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अगर x है, तो इसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा सर, देखिए सर दुगुना आ रहा है ना। ऑब्जर्व मोल्स ये डिपेंड करता है सर, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा किस पे डिपेंड करता है सर, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स पे, गिवन मोल्स पे डिपेंड नहीं करता है सर, ऑब्जर्व मोल पे हमेशा डिपेंड करता है। इसीलिए वांट फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है सर। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा डिपेंड करता है सर ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स पे। थ्योरेटिकल मोल्स तो दोनों का सेम था, इस अकॉर्डिंग दोनों की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज तो सेम होनी चाहिए, बट थ्योरेटिकल मोल से तो कोई लेना देना ही नहीं होता है सर। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस बात पे डिपेंड करता है सर, तो ऑब्जर्व मोल पे। देखिए तो सर दोनों की ऑब्जर्व मोल डिफरेंट आ गई है सर, इसलिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा दोनों का सर, डिफरेंट होगा। अगर इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज x है तो इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कितनी हो जाएगी सर, ऑफकोर्स 2x, दोगुनी हो जाएगी, समझ गया। और इसे आप अगर इस ये पानी में जाने के बाद वाले कॉन्सेप्ट हम लोग समझना चाहेंगे सर, तो कैसे निकालेंगे सर, आफ्टर डिसोसिएशन देखिए क्या होता है, समझिएगा अच्छे ढंग से सर, यहाँ पे बात को समझना है हमें। सर सबसे पहले आपने क्या लिया है सर, 1 मोल यूरिया। तो आपके पास थ्योरेटिकल कितना है मेरे पास सर 1। तो अगर आपने 1 मोल यूरिया को डाल भी दिया वाटर में, तो ये तो टूटता ही नहीं है सर, आपको मिलेगा कितना सर 1 मोल ही तो मिलेगा। तो इधर वाला सर ये मुझे क्या दे रहा है सर, n थ्योरेटिकल कितना मुझे मिला 1, और पानी में जाने के बाद मुझे कितना मिल रहा है सर 1। इस तरीके से n ऑब्जर्व की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 1, चलेगा। अगर इसी केस को हम लोग लेते हैं सर NaCl में, तो 1 मोल NaCl, यहाँ पे n थ्योरेटिकल कितना मुझे दिया हुआ है सर 1। आप इसे डालिए पानी में सर, अब 1 मोल NaCl को हमने डाला वाटर में, वाटर में डालते ही क्या हो जाएगा सर, आयनाइज हो जाएगा ना, या कन्वर्ट किस में हो जाएगा सर, 1 मोल ऑफ Na प्लस प्लस 1 मोल ऑफ Cl माइनस। तो आपको यहाँ से एक से कितना मोल मुझे मिल रहा है सर, एक और एक कितना है सर 2। ये जो एक है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये एक है ना, ये हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट किया सर, n थ्योरेटिकल कितना आ रहा है हमारे पास 1, और यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स को। ये टोटली मुझे कितना मिल गया सर 2। देखिए सर यहाँ पर ऐसा करके भी आप ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं सर, वाटर में डिसोसिएट करने के बाद कितना आता है, ठीक है। चलिए इस तरीके से सर हमारा वांट फैक्टर खत्म हो गया। बात करते हैं सर न्यूमेरिकल्स की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आप इसे फिलहाल नोट कर लें। हेडिंग मारिए आप लोग सर, एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए सर आपके पास टोटली कितने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थे, 4 थे, और हमारे पास इधर क्या मिल गया है सर, एबनॉर्मल क्वालिटेटिव
प्रॉपर्टीज। सबसे पहले सर आपके पास पहला क्या था सर, RLVP, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था सर, P0A माइनस P टोटल बाय P0A। ये किसके बराबर हो रहा था सर, XB के बराबर। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या हो जाता है सर, यही RLVP में सर क्या लगा देते हैं हम लोग सर, I लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, P0A माइनस P टोटल बाय P0A इजकल टू क्या हो जाएगा सर, I इंटू XB। चलेगा। चलिए दूसरी वाली बात, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में क्या था सर, ऑफ कोर्स जानते हैं हम लोग हैं, डेल्टा TB इक्वल टू क्या था सर, KB इंटू मोलालिटी, ये होता था। बट यही वांटा फैक्टर लगने के बाद जो हमारे पास आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जो फार्मूला हो जाएगी, आप इसमें I लगा दें। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या लगा देंगे सर, आप बताइए मुझे, डेल्टा TB इजकल टू हमारे पास फॉर्मूला जाएगा सर I इंटू KB इंटू M। यहाँ पे M क्या है सर, मोलालिटी। तीसरा आपके पास फॉर्मूला क्या था सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था डेल्टा TF इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है सर, KF इंटू मोलालिटी। यही बात सर यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एबनॉर्मल में सर क्या होता है, आप बस लगा दे फॉर्मूला से, यहाँ पे I लगा दे सिर्फ और सिर्फ। तो डेल्टा TF इजकल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी। चलेगा। नंबर चौथा आपके पास चौथा क्या था सर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था सर, ऑफ कोर्स पाई इजक्वल टू CRT। बट अगर हम बात करना चाहें एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सर, तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा सर, पाई इजक्वल टू ICRT। तो ये हमारा अब जो आप इस्तेमाल करते थे कल तक न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सर, इन सब फार्मूला का नोट आपको ऐसे करना है, सबका सब नोट करना है। बट अगर आपको कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स मिल जाए सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, तो आपको I निकालना सर बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना I के वैल्यू पुट किए हुए सर आप सॉल्व ना करें। इस तरीके से सर ये आपका मेन फार्मूला हो गया। आप लोग अब इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करके सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का न्यूमेरिकल्स बनाएं, क्योंकि सर हमने इसमें क्या इंक्लूड कर दिया सर, वांटा फैक्टर को। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जब हम लोग इंक्लूड कर देते हैं वांटा फैक्टर को, तो वो क्या कहलाता है सर, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और बिना वांटा फैक्टर को इंक्लूड किए हुए सर आप न्यूमेरिकल्स को ना बनाएं। जब आपको सर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स दिया रहे सर, तो आप वहां पे जरूर से जरूर सर वांटा फैक्टर को इंक्लूड करके बनाएं। ठीक है, चलिए इस नोट कर लीजिए। देखिए बच्चा लोग, तो बात को समझिएगा। हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन गिवन है सर। पहला क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। किसका होगा सर, निकालते हैं। हाईएस्ट चाहिए सर मुझे, तो I चाहिए मुझे सर। HCl के लिए I कितना होगा सर, 2। सुक्रोज के लिए I कितना होता है सर, 1। ग्लूकोज के लिए भी सर I कितना मेरा पास होगा सर, 1। और NaCl के लिए I कितना मेरे पास हो जाएगा सर, 2। अब तो फंस गए सर, अब क्या करें, 2 आ जा रहा है हमारे पास। तो I की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगी उसका ही तो सर हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। देखिए बच्चा लोग, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक बात ख्याल करें सर, सर पूछ रहा है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। वांटा फैक्टर डिपेंड करता है सर हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए। फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं हमारा है सर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या है सर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। समझे, इस बात को यहाँ पे समझ ले छड़ंग से। फ्रीजिंग पॉइंट मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है क्या, ये हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ना होता है सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़।
ये हमारा होता है ना सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सर, डेल्टा टी एफ इजकल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। मोलालिटी मतलब क्या सर, कंसंट्रेशन। तो ऑफ कोर्स डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कंसंट्रेशन। क्या सर, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सर तो डेल्टा टी एफ भी ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो सर डेल्टा टी एफ भी कम होगा। डेल्टा टी एफ क्या होता है सर, डिप्रेशन इन फ्रीज पॉइंट कम हो जाता है सर, मतलब क्या, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा सर, आई इंटू कंसंट्रेशन। तो समझ रहे अच्छे ढंग से, बताइए मुझे सर। तो यहां से हमारे पास ट्रिक आके क्या निकल रहा है सर, ट्रिक निकल रहा है सर कंसंट्रेशन को लेकर के। कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर लार्ज हो जाए और क्या होगी सर, स्मॉल रहेगी। कंसंट्रेशन लार्ज होगा सर तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या होगा सर, लार्ज। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सर, स्मॉल। कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर स्मॉल आ गई तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सर, इंक्रीज कर जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट के मैक्सिमम वैल्यू के लिए सर कंसंट्रेशन क्या चाहिए मुझे सर, स्मॉल। तो फ्रीजिंग पॉइंट का हाईएस्ट वैल्यू के लिए सर कंसंट्रेशन मुझे क्या चाहिए, सबसे कम। तो कंसंट्रेशन सबसे कम किसमें है सर, इसमें। ये आंसर हमारा हो जाएगा, चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बात को समझिएगा सर। फ्रीजिंग पॉइंट मेरा कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए इस पे आई की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है सर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। अगर मुझे बात करनी हो फ्रीजिंग पॉइंट की सर तो आप यहाँ पर आई को हटा दें, तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मेरे पास हो जाएगा सर, कंसंट्रेशन, ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन। अब आप आई से मल्टीप्लाई भी कर ले सर, सेम मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ का मतलब क्या सर, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। कंसंट्रेशन लार्ज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लार्ज। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम होगा सर फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा मैक्सिमम होगा ना। डिप्रेशन ये तो रिलेटिवली वर्ड है ना, टी नॉट एफ माइनस टी एफ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी मतलब क्या सर, टी नॉट एफ की वैल्यू क्या है सर, उतनी ज्यादा हो जाएगी ना हमारे पास में। इस तरीके से कंसंट्रेशन की वैल्यू ज्यादा होने पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सर, लार्ज होगा। और फ्रीजिंग पॉइंट मेरा क्या होगा सर, स्मॉल। स्मॉल वैल्यू कंसंट्रेशन अगर कम है सर तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सर, कम होगा। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा। देखिए सर अब इस क्वेश्चन की हम लोग बातें करते हैं, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल। देखिए जब क्वेश्चन में आपके सर दिया हुआ है इक्विमोलल मतलब क्या सर, मोलालिटी सबकी क्या है सर, सेम आ गई है। कंसंट्रेशन की चर्चा तो किया नहीं गया है सर, तो मतलब हम लोग किसे निकालेंगे अब हम लोग सर, वांट फैक्टर से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आई की वैल्यू, इसके लिए आई की वैल्यू, इसके लिए आई की वैल्यू और इसके लिए आई की वैल्यू मुझे चाहिए। क्वेश्चन में समझिएगा सर, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है मुझसे, ना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बात को समझिएगा सर। सर मैं आपके सामने ट्रिक लिख रहा हूं सर। अगर आई की वैल्यू, दो बातें समझ लीजिएगा, अगर आई हमारे पास लार्ज आ रहा है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा सर, लार्ज। जबकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ जाएगा सर, कम। अगर इसकी वैल्यू स्मॉल आ जाएगी सर तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ जाएगा सर, कम। कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है सर कौन, वाटर फैक्टर। लेकिन यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ जाएगा सर, ज्यादा। बात को समझ लीजिएगा सर, फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा आता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो आई ज्यादा होने पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा सर। बट आई की वैल्यू ज्यादा होने पर ऑफकोर्स वाली बात है सर कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है सर। तो सिंपल ट्रिक क्या है सर, अगर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो आई ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा। सिंपल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है सर तो आई कम, सिंपल प्रॉपर्टीज ज्यादा। समझ गए। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा पूछ रहा है तो ऑप्शन में देखिए किसकी वैल्यू आई ज्यादा है।
अगर आपसे डायरेक्टली फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है तो देखिए आई सबसे कम किस में है, समझ गए सर, ये ट्रिक होता है सर। चलिए देख लेते हैं सर, वैसे ये कंसेप्ट ही हमारा है ना, बट ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम में आपको उतना सोचने का मौका मिलेगा कहाँ, ये से देखें और बनाना स्टार्ट कर दें। चलिए बच्चा लोग हम बात कर लेते हैं सर, इसकी वैल्यू बच्चा लोग कितना आ जाएगा सर, देखिए तो C6H5NH3Cl, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ 1 और 1 कितना आ जाएगा सर 2, 1 और ये क्या हो जाएगा सर 1 2। इसके लिए सर क्या आ जाएगा सर, यहाँ 1 है सर, 1 और 2 3, यहाँ पे सर 1 और 3 कितना आएगा सर 4, ग्लूकोज 1। चाहिए मुझे क्या सर, हाईएस्ट क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट के लिए सर आई क्या होना चाहिए, स्मॉल, आई सबसे कम किस में है सर, ग्लूकोज के लिए, आंसर क्या हो जाएगा सर ये, ठीक है। चलिए सर नोट कर लीजिए, ट्रिक अच्छा है सर, ट्रिक से बनाएं काम आएगा सर, ट्रिक से बनाए सर, ट्रिक काम आएगा, ये भी सर अच्छा ट्रिक है। डेल्टा टी है ब्रैकेट प्रोपोर्शनल टू क्या है सर, कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन के लिए ट्रिक मैंने बताया सर और एक मैंने आई के लिए ट्रिक बताया, ठीक है, दोनों हमारा क्लियर हो गया सर, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन हमारा सर जेईई मेंस 9 अप्रैल 2019 का सर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY इन वाटर इज, समझिएगा सर क्वेश्चन अच्छे ढंग से, बातें हो रही है सर ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का फॉर्मूला क्या होता है सर, CRT नहीं सर, अब ICRT, समझ गए। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ XY इन वाटर इज 4 times that of solution of 0.01 molar BaCl2, 0.01 molar BaCl2, यानी कि पाई ऑफ BaCl2 दिया हुआ है सर। एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द गिवन आयनिक कंपाउंड, कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या सर, आई के वैल्यू n, मतलब अल्फा क्या है सर 1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास है सर, XY क्या है मेरा सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास में अवेलेबल है। द कंसंट्रेशन ऑफ XY इज गिवन इन सॉल्यूशन इज, तो सर मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है सर, पाई इजिकल टू ICRT के लिए, अब XY के लिए सर मुझे I चाहिए, C चाहिए, R चाहिए, T चाहिए, इसके लिए भी सर क्या चाहिए सर, I चाहिए, C चाहिए, R चाहिए, T चाहिए, चलेगा। हम तो R और T तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसकी बातें नहीं करेंगे। मुझे इसका कंसंट्रेशन गिवन है सर BaCl2 का, वो कितना मुझे दिया हुआ है सर 0.01 मोलर। BaCl2 के लिए सर I कितना होगा सर, तो 2 और 1 3 हो गया, चलेगा। XY सर 100% डिसोसिएट कर रहा है, तो I की वैल्यू n के बराबर, ऑफ कोर्स यहाँ क्या हो जाएगा सर 1 और 1, क्योंकि XY कैसे ब्रेक करेगा सर, X प्लस और Y माइनस में, तो 1 और 1 कितने मोल मुझे मिलेंगे सर, 2 मोल मिल जाएंगे ना। XY कैसे ब्रेक कर रहा होगा, X प्लस और Y माइनस, कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब क्या, अल्फा मेरा 1 है, अल्फा मेरा 1 है मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है सर, तो यहाँ पर I की वैल्यू n के बराबर, और n यहाँ पे कितना है सर 2, और ये किसके बराबर सर I के बराबर, तो यहाँ पर I कितना हो जाएगा सर 2, और ये C मुझे पूछा जा रहा है, तो पुट कर दीजिए सर ऑफ कोर्स, तो पाई XY इजकल टू 4 ऑफ पाई ऑफ BaCl2, तो इसके लिए सर क्या हो जाएगा सर ICRT ऑफ XY इजकल टू 4 टाइम्स ऑफ I इंटू C इंटू R इंटू T ऑफ BaCl2, चलेगा। इस दोनों का R और T क्या है सर, इक्वल है, कटा दीजिए आप। I की वैल्यू क्या है सर 2 इंटू C, इसका वैल्यू मैंने C पुट किया सर, XY के लिए I2, C के लिए सर C मैंने मान लिया, इसके लिए सर 4 इंटू I की वैल्यू सर कितना है सर 3 इंटू कंसंट्रेशन कितना मुझे मिला हुआ है सर 0.01, तो C यहाँ से निकल जाएगा सर 2 बार में सर कितना जाएगा सर 3 2 जा 6, 0.06 मोलर, मतलब मोलर मतलब क्या सर, मोल पर लीटर भी कह सकते हैं आप,
क्या आ जाएगा सर, ऑफ कोर्स 6 गुना 10 का पावर 2 मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसे नोट कर ले आप लोग। चलिए सर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फॉर 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना सर। आपको मोलरिटी क्या दिया हुआ है सर, 1 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए। तो सर कंसंट्रेशन मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, सेम दिया हुआ है, तो आई से निकालेंगे। तो सर हम लोग पहले ही ट्रिक में निकाल चुके हैं सर आई की 2 वैल्यू के लिए सर। एक आएगा सर मैक्सिमम, एक क्या आएगा सर मिनिमम। मैक्सिमम के लिए सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा, और मेरा जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सर वो क्या होगा सर, मिनिमम। आई के ज़्यादा वैल्यू के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सर, ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सर, कम। आई की वैल्यू कम होगी सर तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सर, कम, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सर, ज़्यादा। हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है ना। फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट के लिए हमारे पास आई क्या चाहिए सर, मिनिमम, आई सबसे कम जो होना चाहिए। चलिए सब में हम लोग आई निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू निकालते हैं सर। यहाँ पे 3 और 1 कितना आएगा सर, 4। इसके लिए सर वाटर का तो कोई काम नहीं यहाँ पे है सर, इसका कोई मतलब नहीं बनता। 2 और 1 कितना होगा सर, 3। इसका कोई मतलब नहीं बनता सर। यहाँ पे 1 और 1 2, और यहाँ पे सर बात करते हैं आई के लिए सर, इसका कोई मतलब नहीं बनता सर। यहाँ पे कितना है सर, 1, मुझे देगा 1। तो सबसे कम आई कहाँ पे है सर, डी में सर। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा सर, इसका। तो इट हैज़ हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, डी। चलिए इसे नोट कर लीजिए सर, और आज के लिए सर छुट्टी कीजिएगा। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया सर। नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लें, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। तो आप लोग जैसा हमें बता दें सर, सॉल्यूशन आज की तारीख में हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग बातें करेंगे सर अब केमिकल काइनेटिक्स की। सॉल्यूशन में आपको आज लास्ट डीपीपी में व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, और कोशिश करना है आप लोगों को सर कि सॉल्यूशन जल्द से जल्द आप लोग खत्म कर ले सर। जो भी क्लास का नोट्स आप लोग बनाए हैं उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें, और सारे डीपीपी का सॉल्यूशन कर दें। डीपीपी बनाने में जहाँ पर भी कभी प्रॉब्लम है सर, वहाँ पे आप बेझिझक आप हमसे सर यूट्यूब पे कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं आप हमसे। चाहे आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी हमसे आप पूछ सकते हैं। अगर कोई बच्चे नए होंगे सर तो वह बच्चे हमसे यूट्यूब पर कमेंट के जरिए आप हमसे जुड़ने के लिए बोल सकते हैं। वो बच्चे अपना आप हमें बोलें। आप लोगों में से कोई नए बच्चे होंगे जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, और जो कहीं पर भी रह के स्टडी कर रहे हो, अगर डिस्ट्रिक्ट में भी अवेलेबल होंगे सर, वहाँ से भी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनसे पढ़ रहे हैं और सेटिस्फाई हैं सर, और आप डीपीपी के लिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दें सर। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसमें अपना नाम डाल दें सर। जो बॉयज़ होंगे, बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया गया है, गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया गया है सर। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को ये फैसिलिटीज मिलती है। अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, बॉयज़ के लिए अलग है सर, गर्ल्स के लिए अलग बना हुआ है। इसमें खासियत ये होगी सर कि आप उसके थ्रू आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, और डीपीपी का सॉल्यूशन, चाहे डीपीपी आपको रेगुलर वे में आप उनसे मिल सकता है। इनके जरिए सॉल्यूशन खत्म हो गया है। सॉल्यूशन टेस्ट में जल्दी ले लूँगा, 1-2 दिन में आपका सॉल्यूशन का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है सर। तो आज डीपीपी जो 10 बचा हुआ है लास्ट डीपीपी, उसे मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा सर। ठीक है, आज के लिए बाय बाय।